तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सफर का जिसका सपना हर जादू प्रेमी ने कभी न कभी जरूर देखा होगा। हां, हम बात कर रहे हैं उस जादुई सफर की जो शुरू होता है किंग्स क्रॉस स्टेशन से, लेकिन किसी आम प्लेटफॉर्म से नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्यमय रास्ते से जिसे देखने के लिए आपको बस थोड़ी सी जादू में यकीन की जरूरत है। प्लेटफॉर्म 9 3/4, जहां से हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस निकलती है, एक ऐसी ट्रेन जो बच्चों को सीधा ले जाती है जादू की दुनिया में। हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में हैरी पॉटर, जिसने अब तक सिर्फ सपनों में जादू देखा था, अब अपनी असली दुनिया की पहली झलक पाने जा रहा है। वो स्टेशन, वो दीवार, वो पल, सब कुछ हमेशा के लिए हैरी की जिंदगी बदल देने वाला है। तो चलिए, तैयार हो जाइए, हॉगवार्ट्स का पहला सफर शुरू होने वाला है। चैप्टर 6, द जर्नी फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 3/4। हैरी के लिए डर्सलीज के साथ बिताया गया आखिरी महीना कुछ खास अच्छा नहीं था। हां, ये बात सही थी कि अब डडली उससे इतना डरने लगा था कि वो हैरी के साथ एक ही कमरे में टिकता नहीं था, और आंट पेट्यूनिया और अंकल वर्नन अब उसे न तो उसकी कबर्ड में बंद करते थे, न कोई काम करने को बोलते थे, और न ही उस पर चिल्लाते थे, बल्कि उन्होंने तो हैरी से बोलना ही बंद कर दिया था। आधे डरे हुए और आधे गुस्से में वो लोग अब ऐसे बर्ताव करते थे जैसे हैरी जिस कुर्सी पर बैठा हो वो कुर्सी खाली हो। कई मायनों में ये हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये भी थोड़ी डिप्रेसिंग लगने लगी थी। हैरी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता, और उसकी नई आउल अब उसकी साथी बन चुकी थी। उसने उसका नाम हेडविग रख लिया था। ये नाम उसे अ हिस्ट्री ऑफ मैजिक किताब में मिला था। उसके स्कूल बुक्स इतनी दिलचस्प थीं कि वो देर रात तक बिस्तर पर लेटकर पढ़ता रहता, और हेडविग जब चाहे तब खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती। अच्छी बात यह थी कि अब आंट पेट्यूनिया कमरे में वैक्यूम करने नहीं आती थी, क्योंकि हेडविग अक्सर मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात सोने से पहले हैरी दीवार पर चिपकाए गए उस पन्ने पर एक और दिन काट देता। उलटी गिनती चल रही थी 1 सितंबर की। अगस्त की आखिरी तारीख को हैरी को लगा कि अब उसे अपने आंट और अंकल से बात करनी चाहिए कि कल किंग्स क्रॉस स्टेशन कैसे पहुंचना है। वो नीचे लिविंग रूम में गया, जहां तीनों लोग एक क्विज शो देख रहे थे। हैरी ने अपनी मौजूदगी जताने के लिए गला साफ किया। डडली चीख कर भाग गया कमरे से। अंकल वर्नन, हैरी ने कहा। अंकल वर्नन ने एक भारी सी हूं जैसी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, सुन तो रहा हूं। मुझे कल किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है, हॉगवार्ट्स जाने के लिए। अंकल वर्नन ने फिर वैसी ही एक और हूं निकाली। हैरी ने सोचा शायद ये हां में जवाब था। थैंक यू। वो वापस ऊपर जाने ही वाला था कि अंकल वर्नन ने असल में बोलना शुरू किया। विजर्ड्स के स्कूल तक जाने के लिए ट्रेन, कमाल का तरीका है। मैजिक कारपेट्स के सारे टायर पंक्चर हो गए क्या? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे ये स्कूल है कहां? अंकल वर्नन ने पूछा। पता नहीं, हैरी ने कहा, और पहली बार उसे ये बात समझ में आई। उसने वो टिकट निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। बस लिखा है कि प्लेटफॉर्म 9 3/4 से 11 बजे ट्रेन पकड़नी है। उसके आंट और अंकल दोनों उसे घूरने लगे। प्लेटफॉर्म क्या? अंकल वर्नन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। प्लेटफॉर्म 9 3/4। बकवास मत करो, अंकल वर्नन ने कहा। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं। लेकिन ये तो मेरे टिकट पर लिखा है। सारे के सारे पागल हैं, अंकल वर्नन ने बड़बड़ाया। तुम खुद देख लेना। अच्छा चलो, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस छोड़ देंगे। वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, नहीं तो मैं जरा भी सहमत ना करता। आप लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने पूछा।
माहौल थोड़ा नॉर्मल रखने की कोशिश में। डडली को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, अंकल वर्नन ने गुर्राते हुए कहा। स्मेल्टिंग्स में एडमिशन से पहले उसकी वो बेहूदी पूंछ हटवानी है। अगली सुबह हैरी 5 बजे ही जाग गया। वो इतना एक्साइटेड और घबराया हुआ था कि दोबारा सो ही नहीं पाया। उसने झटपट जीन्स पहनी, क्योंकि उसे स्टेशन में जादूगरों वाले रोब्स पहनकर नहीं जाना था। वो ट्रेन में चेंज कर लेगा। फिर उसने अपनी हॉगवर्ट्स लिस्ट एक बार और चेक की। ये पक्का किया कि सब कुछ पैक हो चुका है, और देखा कि हेडविग अपने पिंजरे में सुरक्षित है। उसके बाद वो बस अपने कमरे में टहलता रहा, डर्सलीज के उठने का इंतजार करता हुआ। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी ट्रंक डर्सलीज की कार में लाद दिया गया था। आंट पेट्यूनिया ने किसी तरह डडली को मनाया कि वो हैरी के पास बैठ जाए, और फिर वो लोग निकल पड़े। किंग्स क्रॉस स्टेशन पर वो लोग ठीक 10:30 बजे पहुंचे। अंकल वर्नन ने हैरी का ट्रंक एक ट्रॉली पर पटका और बिना कुछ बोले स्टेशन के अंदर ढकेल दिया। हैरी को यह हरकत अजीब तरह से अच्छी लगी, जब तक कि अंकल वर्नन अचानक प्लेटफॉर्म्स के सामने रुक नहीं गया और उसके चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान नहीं आ गई। लो भाई, आ गए, उसने कहा। प्लेटफॉर्म 9 और प्लेटफॉर्म 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म तो शायद इनके बीच में होना चाहिए, पर लगता है अभी तक बनाया नहीं गया, है ना? वो बिल्कुल सही था। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा सा प्लास्टिक नंबर 9 टंगा था, और उसके बगल वाले के ऊपर 10, और उनके बीच में कुछ नहीं। एंजॉय करना अपना टर्म, अंकल वर्नन ने और भी गंदी मुस्कान के साथ कहा, और बिना एक शब्द और बोले पलटकर चल दिया। हैरी ने मुड़कर देखा, डर्सलीज की कार जा रही थी और तीनों लोग जोर जोर से हंस रहे थे। हैरी का गला अचानक सूख सा गया। अब वो क्या करेगा? हेडविग की वजह से लोग उसे घूरने लगे थे। हैरी को किसी से पूछना ही पड़ेगा। उसने एक गुजरते गार्ड को रोका, लेकिन प्लेटफॉर्म 9 3/4 का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। गार्ड ने कभी हॉगवार्ट्स का नाम नहीं सुना था, और जब हैरी उसे यह भी नहीं बता पाया कि स्कूल देश के किस हिस्से में है, तो वो चिढ़ गया, जैसे हैरी उसे जानबूझकर बेवकूफ बना रहा हो। अब हैरी बिल्कुल हताश हो गया था। उसने पूछा कि 11 बजे कौन सी ट्रेन जाती है, लेकिन गार्ड ने कहा, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। फिर वो गार्ड बड़बड़ाता हुआ चला गया। समय बर्बाद करने वाले। अब हैरी बहुत मुश्किल से खुद को पैनिक होने से रोक पा रहा था। अराइवल्स बोर्ड के ऊपर लगी बड़ी सी घड़ी के हिसाब से हैरी के पास अब बस 10 मिनट बचे थे हॉगवार्ट्स की ट्रेन पकड़ने के लिए, और उसे अब तक समझ ही नहीं आया था कि वो करना क्या है। वो स्टेशन के बीचों बीच अटका हुआ खड़ा था, एक ट्रंक जो वो खुद मुश्किल से उठा पा रहा था, एक जेब जो विज़र्ड पैसे से भरी हुई थी, और साथ में एक बड़ी सी आउल। हैरी को लगा कि हैग्रिड शायद कुछ बताना भूल गया, जैसे डिएगन एली में घुसने के लिए तीसरी ईंट पर टैप करना होता है, वैसे ही शायद यहां भी कुछ करना पड़ता हो। क्या वो अपनी वॉन्ड निकाल के प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच टिकट इंस्पेक्टर के स्टैंड पर टैप करे? तभी उसके पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने बातों के बीच कुछ शब्द सुन लिए। भरा पड़ा है मगल्स से, जैसे हमेशा। हैरी झटके से घूम गया। बोलने वाली एक गोल मटोल औरत थी जो 4 लड़कों से बात कर रही थी। सबके बाल लाल थे, जैसे आग के शोलों की तरह। हर कोई अपनी ट्रॉली को धक्का दे रहा था, जिसमें हैरी जैसे ही ट्रंक लदा था, और उनके पास भी एक आउल थी। हैरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप अपनी ट्रॉली को घसीटते हुए उनके पीछे हो लिया। वो लोग रुक गए और हैरी भी रुक गया, बस इतना पास
कि उनकी बात सुन सके। अब प्लेटफॉर्म नंबर क्या है? औरत ने पूछा। 9 3/4। एक छोटी सी लड़की ने फट से बोला, मम, क्या मैं भी चल सकती हूं? तुम अभी छोटी हो जिनी, चुप रहो। अच्छा पर्सी, तुम पहले जाओ। सबसे बड़ा लड़का कॉन्फिडेंटली प्लेटफॉर्म 9 और 10 की तरफ बढ़ा। हैरी ने उसे आंखें फाड़ के देखा, जैसे एक भी पलक झपकाए तो शायद सब कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लड़का दीवार तक पहुंचा, एक बड़ा सा टूरिस्ट ग्रुप सामने आ गया और फिर वो लड़का गायब था। फ्रेड, अब तुम, उस औरत ने कहा। मैं फ्रेड नहीं हूं, मैं जॉर्ज हूं, लड़के ने कहा। सच में मम्मी, आप खुद को हमारी मां कहती हो, पहचान तक नहीं पाती कि मैं जॉर्ज हूं? ओह सॉरी जॉर्ज बेटा, मजाक कर रहा था, मैं ही फ्रेड हूं, उसने कहा और वो भी चल दिया। उसका जुड़वां भाई उसे चिल्लाकर जल्दी आने को कह रहा था और अगले ही पल वो भी गायब हो गया। हैरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब तीसरा लड़का भी मजबूती से आगे बढ़ा। वो बस पहुंचने ही वाला था और एकदम से गायब। अब हैरी के पास कोई चारा नहीं बचा था। एक्सक्यूज मी, उसने उस औरत से कहा। हेलो डियर, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बार जा रहे हो हॉगवर्ट्स? रॉन भी नया है। उसने अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। लंबा, पतला, थोड़ा ढीला ढाला, झाइयां, बड़ी हथेलियां और लंबी सी नाक। हां, हैरी ने कहा, असल में बात यह है कि मुझे पता नहीं कैसे प्लेटफॉर्म पर जाना है ना? औरत ने बेहद प्यार से कहा और हैरी ने सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, उसने कहा, बस सीधे प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच वाली दीवार की तरफ चलो। रुकना मत और डरना मत कि टकरा जाओगे। यही सबसे जरूरी बात है। अगर डर लगे तो थोड़ा दौड़कर जाना। चलो, रॉन से पहले जाओ। ठीक है, हैरी बोला। उसने अपनी ट्रॉली मोड़ी और उस बैरियर को घूरने लगा। वो दीवार बहुत ठोस लग रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आसपास लोग आ जा रहे थे। हैरी तेज चलने लगा। वो दीवार अब तेजी से पास आ रही थी। वो जानता था कि अभी वो उसमें टकराने वाला है। कार्ट अब उसकी पकड़ से बाहर हो चुकी थी। बस 1 फुट बचा था। हैरी ने आंखें बंद कर लीं, क्रैश के लिए तैयार। लेकिन वो क्रैश कभी आया ही नहीं। हैरी दौड़ता ही चला गया। उसने आंखें खोलीं। एक चमचमाता हुआ लाल रंग का स्टीम इंजन उसकी आंखों के सामने था। एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा, जहां ढेर सारे लोग खड़े थे। ऊपर एक बोर्ड था, हॉगवार्ट्स एक्सप्रेस 11 o'clock। हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां एक रॉट आयरन का आर्च था, जहां बैरियर हुआ करता था और उस पर लिखा था प्लेटफॉर्म 9 3/4। उसने कर दिखाया था। इंजन से उठता हुआ धुआं चहकती भीड़ के सिरों के ऊपर से बहता जा रहा था, जबकि हर रंग की बिल्लियां उनके पैरों के बीच से घूम फिर रही थीं। उल्लू एक दूसरे पर झुंझलाए हुए अंदाज में हूंट कर रहे थे। बातें करने की आवाजों और भारी ट्रंकों की घिसटती आवाजों के ऊपर नीचे ट्रेन की पहली कुछ बोगियां पहले ही छात्रों से भर चुकी थीं। कुछ अपनी खिड़कियों से बाहर झुककर अपने परिवारों से बातें कर रहे थे, तो कुछ अपनी अपनी सीटों को लेकर झगड़ रहे थे। हैरी ने अपनी ट्रॉली को धकेलते हुए एक खाली डिब्बे की तलाश में प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसने एक गोल मटोल चेहरे वाले लड़के को सुना, जो कह रहा था, ग्रैन, मेरा मेंढक फिर से खो गया। ओह नेविल। हैरी ने उसकी दादी को लंबी सांस लेते सुना। थोड़ा आगे एक ड्रेडलॉक्स वाले लड़के के चारों ओर बच्चों की भीड़ थी। दिखाना ली प्लीज। उस लड़के ने अपनी गोद में रखे डिब्बे का ढक्कन उठाया और आसपास खड़े लोग चीख पड़े, क्योंकि अंदर से एक लंबी बालों से भरी टांग बाहर निकली थी। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया, जब तक कि ट्रेन के लगभग आखिरी डिब्बे में
उसे एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया। उसने सबसे पहले हेडविग को अंदर रखा, फिर अपने भारी ट्रंक को ट्रेन के दरवाजे तक ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसका दम फूल गया। वो मुश्किल से एक सिरा ही उठा पा रहा था और 2 बार ट्रंक उसके पांव पर गिरा। मदद चाहिए? आवाज आई। वो उन्हीं लाल बालों वाले जुड़वा में से एक था जिनके पीछे वो बैरियर पार किया था। हाँ प्लीज, हैरी ने हाँफते हुए कहा। फ्रेड, जरा इधर आ और हाथ बटा। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का ट्रंक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में फिट हो गया। शुक्रिया, हैरी ने पसीने से चिपके बाल पीछे करते हुए कहा। वो क्या है? एक जुड़वा अचानक बोला, हैरी के माथे पर बनी बिजली जैसी आकृति की ओर इशारा करते हुए। हद है, दूसरे ने कहा। क्या तुम? यही है, पहले ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी बोला। हैरी पॉटर, दोनों भाई एक साथ बोले। ओह हां, वही, हैरी ने कहा। मेरा मतलब, हां, मैं ही हूं। दोनों लड़के उसे हैरानी से घूरते रहे और हैरी को महसूस हुआ कि वो लाल हो रहा है। तभी राहत की तरह एक आवाज ट्रेन के खुले दरवाजे से आई। फ्रेड, जॉर्ज, कहां हो तुम दोनों? आ रहे हैं मम। हैरी की तरफ एक आखिरी नजर डालकर जुड़वा भाई ट्रेन से उतर गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया, जहां से वो उस लाल बालों वाले परिवार को प्लेटफॉर्म पर देख सके और उनकी बातें सुन सके। उनकी मां अभी अभी अपना रुमाल निकाल रही थी। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटा लड़का झटके से पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी मां ने पकड़ लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम, हटो ना। वो छूटने की कोशिश करने लगा। ओह, हमारा छोटा सा रॉनी, नाक पे कुछ लगा है? एक जुड़वा ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहां है? मां ने पूछा। और वो आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का अब दिखाई देने लगा। उसने पहले ही अपनी लहराती हुई काली हॉगवार्ट्स की चोगा पहन ली थी और हैरी ने उसकी छाती पर एक चमकदार लाल सुनहरी बैज देखा जिस पर पी लिखा था। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मदर, पर्सी ने कहा। मैं आगे जा रहा हूं। प्रीफेक्ट्स को 2 कंपार्टमेंट मिले हैं अपने लिए। ओह, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा। तुमने पहले बताया ही नहीं। अरे रुको, मुझे याद आया, एक बार उसने जिक्र किया था। दूसरे ने कहा। या 2 बार, हर मिनट, पूरी गर्मियों भर। बस करो, पर्सी द प्रीफेक्ट ने झुंझलाकर कहा। पर्सी को नई चोगा कैसे मिल गई? एक जुड़वा ने पूछा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उनकी मां ने गर्व से कहा। ठीक है बेटा, अच्छा टर्म बीते, वहां पहुंचकर आउल भेजना। उन्होंने पर्सी के गाल पर चूमा और वो चला गया। फिर वो जुड़वा भाइयों की तरफ मुड़ी। अब तुम दोनों इस साल ठीक से रहना। अगर मुझे एक और आउल मिली जिसमें लिखा हो कि तुमने किसी टॉयलेट को उड़ा दिया या। टॉयलेट उड़ाया? हमने कभी टॉयलेट नहीं उड़ाया, लेकिन बहुत अच्छा आइडिया है, धन्यवाद मम। मजाक मत करो और रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, छोटा रॉनी हमारे साथ सुरक्षित है। चुप रहो, रॉन ने फिर कहा। वो अब लगभग जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो गया था और उसकी नाक अब भी गुलाबी थी जहां उसकी मां ने उसे रगड़ा था। अरे मम, पता है किससे मुलाकात हुई ट्रेन में? हैरी ने तुरंत पीठ से टिककर खिड़की से हटने की कोशिश की ताकि वो उसे न देख सके। वो काले बालों वाला लड़का जो स्टेशन पर हमारे पास खड़ा था। पता है कौन है वो? कौन? हैरी पॉटर। और फिर हैरी ने उस छोटी लड़की की आवाज सुनी। ओह मम, क्या मैं ट्रेन में जाकर उसे देख सकती हूं? मम, प्लीज। तुम उसे देख चुकी हो जिनी, और बेचारा लड़का कोई चिड़ियाघर का जानवर नहीं है जिसे घूरा जाए। क्या वो सच में है फ्रेड? तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा था, उसका निशान देखा। सच में है, बिजली की तरह। बेचारा बच्चा,
कोई हैरानी नहीं कि वो अकेला था। मुझे तभी लगा था जब उसने मुझसे पूछा कि प्लेटफॉर्म पर कैसे जाना है, तो कितना नम्र था। वो सब छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे याद है कि यू नो हू कैसा दिखता था? उनकी मां का चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैं मना करती हूं तुम्हें उससे ये पूछने से फ्रेड। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे उसे पहले दिन ही वो सब याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, चिल करो मम। ट्रेन की सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी मां ने कहा, और तीनों लड़के ट्रेन में चढ़ गए। वो खिड़की से बाहर झुक गए ताकि मां उन्हें अलविदा चूम सके, और उनकी छोटी बहन रोने लगी। रो मत जिनी, हम तुम्हें बहुत सारे आवल भेजेंगे। तुम्हें हॉगवार्ट्स की एक टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक कर रहा हूं मम। ट्रेन चल पड़ी। हैरी ने उन लड़कों की मां को हाथ हिलाते देखा और उनकी बहन को, जो आधी हंस रही थी और आधी रो रही थी, वो ट्रेन के साथ दौड़ रही थी जब तक कि ट्रेन बहुत तेज नहीं हो गई और वो पीछे छूट गई। फिर वो रुक गई और हाथ हिलाती रही। हैरी ने लड़की और उसकी मां को तब तक देखा जब तक वो मोड़ के पीछे गायब नहीं हो गए। खिड़की के बाहर से मकान सरकते हुए निकल रहे थे। हैरी के अंदर कुछ जोर से उछला, एक ऐसा जोश जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसे नहीं पता था कि वो किस ओर जा रहा है, लेकिन इतना तय था कि जो पीछे छोड़ आया है उससे कहीं बेहतर होगा। तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा सरक कर खुला और सबसे छोटा लाल बाल लड़का अंदर आया। कोई बैठा है यहां? उसने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए पूछा। बाकी जगहें सब फुल हैं। हैरी ने सिर हिलाया और वो लड़का बैठ गया। उसने हैरी की ओर एक नजर डाली और फिर जल्दी से खिड़की की ओर देखने लगा, जैसे कुछ देखा ही ना हो। हैरी ने देखा, उसकी नाक पर अभी भी एक काला निशान था। हे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुन, हम ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। ली जॉर्डन ने एक बहुत बड़ी टरेंटुला पकड़ी है। ठीक है, रॉन ने बड़बड़ाया। हैरी, दूसरे जुड़वा ने कहा, हमने अपना नाम बताया था क्या? फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और ये है रॉन, हमारा भाई। फिर मिलते हैं, बाय। हैरी और रॉन दोनों बोले। जुड़वा दरवाजा बंद करके चले गए। क्या तुम सच में हैरी पॉटर हो? रॉन अचानक बोल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। ओह, मैंने सोचा था ये फ्रेड और जॉर्ज की कोई शरारत होगी। रॉन ने कहा, और क्या तुम्हारे पास सच में वो है? उसने हैरी के माथे की ओर इशारा किया। हैरी ने अपनी फ्रिंज हटाई और बिजली जैसे निशान को दिखाया। रॉन घूरता रह गया। तो वहीं यू नो हू ने? हां, हैरी ने कहा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस एक हरे रंग की तेज रोशनी याद है और कुछ नहीं। वाह, रॉन बोला। वो कुछ पल हैरी को घूरता रहा, फिर जैसे अचानक उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा है, उसने जल्दी से खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया। क्या तुम्हारे घर में सब लोग विज़र्ड हैं? हैरी ने पूछा। वो रॉन को उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना रॉन को। हां, शायद, रॉन ने कहा। मां का एक सेकंड कजन है जो अकाउंटेंट है, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो तुम्हें तो पहले से ही बहुत सारी मैजिक आती होगी। वीजली साफ तौर पर उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक थे जिनका जिक्र डायगन एली में उस हल्के चेहरे वाले लड़के ने किया था। मैंने सुना है तुम मगल्स के साथ रहते थे, रॉन ने कहा। वो कैसे होते हैं? भयानक, मतलब सब नहीं। मेरी आंट, अंकल और कजन तो हैं। काश मेरे पास भी 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा, और किसी वजह से वो थोड़ा मायूस नजर आया। मैं हमारे घर का छठा बच्चा हूं जो हॉगवार्ट्स जा रहा है। तुम कह सकते हो मुझसे बहुत उम्मीदें लगी हैं। बिल और चार्ली तो पास आउट भी कर चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कैप्टन। अब पर्सी प्रीफेक्ट है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शरारती हैं,
लेकिन नंबर अच्छे लाते हैं और सबको बहुत मजेदार लगते हैं। मुझसे सबको उम्मीद है कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन अगर मैंने भी कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर लिया है और ऊपर से नया कुछ नहीं मिलता। बिल की पुरानी रोब्स, चार्ली की पुरानी वॉन्ड और पर्सी का पुराना रैट मिला है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर से एक मोटा सा स्लेटी रंग का चूहा निकाला जो सो रहा था। इसका नाम है स्कैबर्स और यह बिल्कुल बेकार है, ज्यादातर समय तो सोता ही रहता है। पर्सी को प्रीफेक्ट बनने पर डैड ने आउल दिलवाया था, लेकिन हमारे पास पैसे कम थे तो मुझे यह मिला। रॉन के कान गुलाबी हो गए। शायद उसे लगा कि वो ज्यादा बोल गया, इसलिए वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। हैरी को आउल न होने में कोई शर्म की बात नहीं लगी। आखिरकार 1 महीना पहले तक उसके पास खुद का 1 रुपया भी नहीं था। उसने रॉन को यह सब बता दिया, कैसे उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और कभी ढंग का बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिला। यह सब सुनकर रॉन कुछ हल्का महसूस करने लगा। और जब तक हैग्रिड नहीं आया था मुझे कुछ नहीं पता था, न जादू के बारे में, न अपने मां बाप के बारे में, न वोल्डेमॉर्ट के बारे में। रॉन ने जोर से सांस खींची। क्या हुआ? हैरी ने पूछा। तुमने यू नो हू का नाम ले लिया, रॉन बोला। वो एक साथ हैरान भी था और थोड़े इम्प्रेस्ड भी। मैंने तो सोचा था कि तुम उन सब में से। मैं बहादुरी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा जब नाम लेता हूं, हैरी ने कहा। मुझे बस कभी बताया ही नहीं गया कि नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो ना? मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत। फिर पहली बार उसने वो बात जोर से कह दी जो पिछले कुछ दिनों से उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। मुझे लगता है मैं पूरे क्लास में सबसे बेकार रहूंगा। नहीं होगा ऐसा, रॉन बोला। बहुत सारे लोग होते हैं जो मगल फैमिली से आते हैं, लेकिन वो जल्दी सीख लेते हैं। उनकी बातों के बीच ट्रेन अब लंदन को पीछे छोड़ते हुए खेतों, गायों और भेड़ों से भरी वादियों के बीच दौड़ रही थी। दोनों थोड़ी देर चुप रहे, खिड़की से बाहर गुजरते खेत खलिहानों को देखते हुए। करीब 12:30 बजे कॉरिडोर में अचानक जोर की खटर पटर हुई और एक मुस्कुराती हुई, गालों में डिंपल वाली औरत ने दरवाजा खिसकाया और बोली, कुछ चाहिए ट्रॉली से बच्चों? हैरी, जिसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन रॉन के कान फिर से गुलाबी हो गए और वो बुदबुदाया कि उसने सैंडविच लाए हैं। हैरी कॉरिडोर में चला गया। डर्सलीज के घर में कभी पैसे नहीं होते थे कैंडीज के लिए, लेकिन अब उसकी जेबें सोने और चांदी के सिक्कों से भरी थीं और वो सोच रहा था कि जितनी मार्स बार्स मिले खरीद लूं। लेकिन उस औरत के पास मार्स बार्स नहीं थे। उसके पास थे बर्टी बॉट्स एवरी फ्लेवर बीन्स, ड्रूबल्स बेस्ट ब्लोइंग गम, चॉकलेट फ्रॉग्स, पंपकिन पेस्ट्रीज, कॉल्ड्रन केक्स, लिकरिश वॉन्ड्स और भी कई अजीब चीजें जिनके बारे में हैरी ने कभी सुना भी नहीं था। कोई भी चीज मिस न हो जाए, ये सोचकर हैरी ने हर चीज का थोड़ा थोड़ा खरीदा और औरत को दिए 11 सिल्वर सिकल्स और 7 ब्रॉन्ज कनट्स। रॉन ने हैरानी से देखा जब हैरी ये सब वापस लाकर सीट पर ढेर कर देता है। भूख लगी है क्या? बहुत, हैरी बोला और एक बड़े से पंपकिन पेस्ट्री का कौर लिया। रॉन ने अपने बैग से एक उबड़ खाबड़ पैकेट निकाला, खोला। उसमें 4 सैंडविच थे। उसने एक को खोला और कहा, मां हमेशा भूल जाती है कि मुझे कॉर्न्ड बीफ पसंद नहीं है, इससे बदल ले, ये ले। हैरी ने एक पेस्ट्री पकड़ाई। लेना। तू ये क्यों लेगा? ये तो एकदम सूखा है, रॉन ने कहा। मां के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, 5 बच्चों का ध्यान जो रखना होता है। ले, तू खा ले, हैरी ने कहा, जिसे इससे पहले कभी कुछ शेयर करने को मिला ही नहीं था
और ना ही कोई जिसके साथ शेयर करता। वो एहसास बहुत अच्छा था, रॉन के साथ बैठना, हैरी की सारी पेस्ट्रीज, केक्स और कैंडीज खा जाना, और वो सैंडविच वहीं पड़े रहना। ये क्या है? हैरी ने पूछा, एक पैक चॉकलेट फ्रॉग्स उठाकर। ये सच में मेंढक तो नहीं होते? अब उसे लग रहा था कि कुछ भी अजीब उसे चौंकाएगा नहीं। नहीं, रॉन बोला, पर कार्ड देख, मैं एग्रिपा ढूंढ रहा हूं। क्या? ओ हां, तू नहीं जानता होगा, चॉकलेट फ्रॉग्स में कार्ड्स आते हैं जिनमें जाने माने जादूगर होते हैं। मेरे पास लगभग 500 हैं, लेकिन अग्रिपा या पिटोलमी अब तक नहीं मिले। हैरी ने अपनी चॉकलेट फ्रॉग खोली और कार्ड उठाया। उसमें एक आदमी की तस्वीर थी। आधे चांद जैसे चश्मे, लंबी टेढ़ी नाक और चांदी जैसे बाल, दाढ़ी और मूंछें। नीचे नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये है डंबलडोर, हैरी ने कहा। मत कहो कि तुमने डंबलडोर के बारे में नहीं सुना। रॉन चौंक गया। एक फ्रॉग दूं? शायद अग्रिपा मिल जाए। थैंक्स। हैरी ने कार्ड पलटा और पढ़ा, एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हेडमास्टर हॉगवर्ट्स, अक्सर आधुनिक समय का सबसे महान जादूगर माना जाता है। डंबलडोर खासतौर पर मशहूर हैं 1942 में अंधेरे जादूगर ग्रिंडलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 उपयोग खोजने के लिए और अपने साथी निकोलस फ्लेमिल के साथ एल्केमी पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डंबलडोर को चेंबर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग का बहुत शौक है। हैरी ने कार्ड पलटकर देखा और चौंक गया। डंबलडोर की फोटो गायब थी। अरे, वो तो चला गया। अरे, तुम क्या सोचते हो, वो दिन भर तुम्हें घूरता रहेगा? रॉन ने कहा। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। नहीं, देखो, मुझे फिर से मॉर्गाना मिली, 6ठी बार। तू चाहे तो रख ले, तेरा कलेक्शन शुरू हो सकता है। रॉन की नजर चॉकलेट फ्रॉग्स के ढेर पर पड़ी, जो हैरी ने अभी खोले नहीं थे। खुश होकर खा ले, हैरी ने कहा। पर हां, मगल वर्ल्ड में तो लोग फोटो में बस एक ही पोज में टिके रहते हैं। क्या सच में? मतलब बिल्कुल हिलते भी नहीं। रॉन हैरान रह गया। कितना अजीब है। हैरी डंबलडोर के कार्ड की तरफ देखने लगा और देखा कि डंबलडोर दोबारा फोटो में वापस आकर उसे हल्की सी मुस्कान दे रहा था। रॉन का ध्यान ज्यादा खाने पर था, जबकि हैरी फेमस विचेस एंड विजर्ड्स कार्ड से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। कुछ ही देर में उसके पास डंबलडोर और मॉर्गाना के साथ साथ हेंगिस्ट ऑफ वुडक्रॉफ्ट, एल्बेरिक ग्रुनियन, सिरसी, पारासेल्सुस और मर्लिन तक के कार्ड थे। आखिर में हैरी ने अपने आप को तस्वीर में क्लियोडना को नाक खुजाते देखने से खींचकर बर्टी बॉट्स एवरी फ्लेवर बीन्स का एक बैग खोला। इनसे जरा सावधान रहना, रॉन ने उसे चेतावनी दी। जब ये कहते हैं एवरी फ्लेवर, तो सच में हर फ्लेवर होता है। मतलब हां, चॉकलेट, पुदीना और जैम मिलेंगे, पर फिर पालक, लिवर, ट्राइप। जॉर्ज को एक बार नाक की गंध जैसा फ्लेवर भी मिला था। रॉन ने एक हरे रंग की बीन्स उठाई, ध्यान से देखा और कोना काटा। देख लिया, गोभी का टेस्ट। इसके बाद दोनों ने मिलकर खूब मजे से एवरी फ्लेवर बीन्स खाई। हैरी को मिले टोस्ट, नारियल, बेक्ड बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, सार्डीन, और उसने हिम्मत करके एक अजीब सी ग्रे बीन्स भी चखी, जिसे रॉन ने हाथ तक नहीं लगाया था। वो निकली काली मिर्च। अब ट्रेन की खिड़की के बाहर का नजारा और भी जंगली होता जा रहा था। साफ सुथरे खेत खत्म हो चुके थे। अब वहां थे घने जंगल, घुमावदार नदियां और गहरे हरे रंग की पहाड़ियां। दरवाजे पर एक दस्तक हुई। हैरी ने देखा, वही गोल मटोल लड़का जो उसने प्लेटफॉर्म 9 3/4 पर देखा था, उनके कंपार्टमेंट में आया। उसकी आंखें नम लग रही थीं। माफ करना, उसने कहा,
क्या तुमने कहीं एक मेंढक देखा है? जब हैरी और रॉन ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया, तो वो लड़का मायूसी से बोला, मैं उसे फिर से खो बैठा हूं। वो बार बार भाग जाता है। दे मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हां, लड़का उदासी से बोला, अगर दिखे तो बता देना, और चला गया। पता नहीं उसे मेंढक के लिए इतनी चिंता क्यों है। रॉन बड़बड़ाया, अगर मैंने मेंढक लाया होता तो मैं तो उसे जल्दी से जल्दी खो देता। वैसे भी मैंने स्कैबर्स को लाया है, तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। रॉन की गोद में स्कैबर्स अब भी खर्राटे ले रहा था। हो सकता है मर गया हो और तुम्हें पता भी न चले। रॉन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कल कोशिश की थी उसे पीला करने की, ताकि थोड़ी एक्साइटमेंट हो, पर जादू चला ही नहीं। मैं दिखाता हूं, देख। रॉन ने अपने ट्रंक से एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी सी जादुई छड़ी निकाली। छड़ी जगह जगह से चिपकी हुई थी और एक किनारे से सफेद सा कुछ चमक रहा था। यूनिकॉर्न का बाल बाहर आ रहा है। खैर, जो हेड, उसने अभी छड़ी ऊपर उठाई ही थी कि दरवाजा फिर से खुला। अब की बार वो मेंढक वाला लड़का अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक लड़की, जिसके पास ढेर सारे घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी सामने के दांत और एक बॉसी अंदाज। वो पहले से हॉगवर्ट्स की नई रोब्स पहने हुए थी। किसी ने मेंढक देखा क्या? नेविल का मेंढक खो गया है, उसने पूछा। हमने पहले ही बताया था कि नहीं देखा, रॉन ने कहा। लेकिन लड़की रॉन की बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो उसकी छड़ी को घूर रही थी। ओह, तुम जादू कर रहे थे, चलो दिखाओ तो सही, उसने बेझिझक कहा और बैठ गई। रॉन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। अच्छा, उसने गला साफ किया और बोला, सनशाइन, डेजीज, बटरमेलो, टर्न दिस स्टूपिड फैट रैट येलो। रॉन ने छड़ी लहराई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। स्कैबर्स अब भी वैसा ही ग्रे था और सो रहा था। यह पक्का असली जादू था, लड़की ने कहा। अच्छा नहीं है। मैंने कुछ आसान स्पेल्स की प्रैक्टिस की है और सबने काम किया है। हमारी फैमिली में कोई जादूगर नहीं है, तो जब चिट्ठी आई तो हम सब चौंक गए। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। आखिर ये सबसे अच्छी जादू की स्कूल है। और मैंने तो हमारे सारे कोर्स की किताबें जुबानी याद कर ली हैं। बस उम्मीद है कि वो काफी होंगी। मैं हरमायोनी ग्रेंजर हूं और तुम कौन हो? उसने ये सब बहुत तेजी से कह डाला। हैरी ने रॉन की तरफ देखा। राहत की बात यह थी कि उसके चेहरे से साफ था। उसने भी सारी किताबें याद नहीं की थीं। मैं रॉन वीजली, रॉन बड़बड़ाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या तुम सच में हो? हरमायनी की आंखें चमक उठीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं। मैंने बैकग्राउंड रीडिंग के लिए एक्स्ट्रा किताबें ली थीं। एंड तुम मॉडर्न मैजिकल हिस्ट्री, द राइज एंड फॉल ऑफ द डार्क आर्ट्स और ग्रेट विजिटिंग इवेंट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, तीनों में हो। मैं हूं, हैरी ने चकराकर कहा। बिल्कुल, अगर मैं होती तो सब कुछ पता लगा लेती, हरमायनी ने कहा। क्या तुम्हें पता है तुम किस हाउस में जाओगे? मैं तो ग्रिफिंडोर चाहती हूं, सबसे अच्छा लगता है। सुना है डंबलडोर भी उसी में थे। रेवनक्लॉ भी ठीक है। वैसे अब हमें नेविल का मेंढक ढूंढना चाहिए। और हां, तुम दोनों बेहतर होगा कि कपड़े बदल लो। लगता है हम पहुंचने वाले हैं। और वो चली गई, उस लड़के को साथ लेती हुई जिसे मेंढक ढूंढना था। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मैं जिस भी हाउस में जाऊं वो लड़की उसमें ना हो, रॉन ने हरमायनी के जाते ही कहा और अपनी छड़ी गुस्से में ट्रंक में फेंक दी। बेवकूफी भरा जादू था। जॉर्ज ने मुझे दिया था। मुझे लगता है उसे पता था
कि यह काम नहीं करेगा। तुम्हारे बड़े भाई किस हाउस में हैं? हैरी ने पूछा। ग्रिफिंडोर, रॉन ने जवाब दिया, लेकिन जैसे ही उसने कहा, उसके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। मम और डैड भी ग्रिफिंडोर में थे। पता नहीं वो क्या कहेंगे अगर मैं उसमें नहीं गया। रेवनक्लॉ भी शायद ठीक रहेगा, लेकिन सोचो, अगर मुझे स्लिथरिन में डाल दिया, वही हाउस है ना जिसमें वोल, मेरा मतलब यू नो हू था। हां, रॉन बोला और थक कर सीट पर फैल गया। हैरी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, तुम्हारे स्कैबर्स के मूंछों के सिरे थोड़े हल्के नहीं लग रहे क्या? फिर पूछा, वैसे तुम्हारे सबसे बड़े भाई अब क्या करते हैं जब हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं? हैरी सोच रहा था कि जादूगर स्कूल के बाद क्या करते हैं। चार्ली रोमेनिया में ड्रैगन का अध्ययन करता है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट्स के लिए कुछ कर रहा है। रॉन ने कहा, तुमने सुना ग्रिंगॉट्स के बारे में? डेली प्रॉफिट में खूब खबर बनी थी। किसी ने एक हाई सिक्योरिटी वॉल्ट को लूटने की कोशिश की। सच में? हैरी ने आश्चर्य से कहा। उनका क्या हुआ? कुछ नहीं, यही तो बड़ी खबर बनी। उन्हें पकड़ा ही नहीं गया। डैड कहता है कि जो कोई भी ग्रिंगॉट्स से बच निकला, जरूर कोई बहुत ताकतवर डार्क विजर्ड होगा। लेकिन अजीब बात यह है कि वॉल्ट से कुछ भी नहीं लिया गया। लोग डर रहे हैं कहीं पीछे यू नो हू ना हो। हैरी ने यह सब सुनकर चिंता में डूबते हुए सोचा, अब हर बार जब कोई यू नो हू का नाम लेता, उसके अंदर डर की एक लहर दौड़ जाती थी। तुम्हारी पसंदीदा क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे तो एक भी नहीं पता, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन एकदम चौंक गया। अरे रुको जरा, यह दुनिया का सबसे जबरदस्त खेल है। और फिर वो शुरू हो गया। 4 बॉल्स, 7 खिलाड़ियों की पोजीशंस, अपने भाइयों के साथ देखे गए मैच और एक ऐसी झाड़ू के सपने जो वो खरीद नहीं सकता था। रॉन अभी हैरी को क्विडिच के नियम समझा ही रहा था कि अचानक कंपार्टमेंट का दरवाजा फिर खुला। लेकिन इस बार न निविल था न हरमायनी। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तुरंत पहचान लिया। ये वही पीला सा लड़का था जिसे उसने मैडम माल्किन की दुकान में देखा था। अब वो हैरी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी से देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा। ट्रेन में सब कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है, तो तुम हो? हां, हैरी ने जवाब दिया और बाकी 2 लड़कों की तरफ देखा। दोनों भारी शरीर वाले, काफी डरावने दिखते थे। वो पेल लड़के के दोनों तरफ ऐसे खड़े थे जैसे बॉडीगार्ड हों। ये क्रैबे है और ये गॉयल। पेल लड़के ने लापरवाही से कहा, और मेरा नाम है मैलफॉय, ड्रेको मैलफॉय। रॉन ने हल्की सी खांसी की, जैसे हंसी छुपा रहा हो। ड्रेको मैलफॉय ने उसकी ओर देखा। मेरा नाम मजाकिया लगता है क्या? तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पिता ने बताया था कि सारे वीजलीज के बाल लाल होते हैं, चेहरा झाइयों से भरा, और बच्चे इतने कि पाल नहीं सकते। फिर उसने हैरी की तरफ देखा। तुम जल्दी ही जान जाओगे कि कुछ विजिटिंग परिवार दूसरों से बेहतर होते हैं पॉटर। तुम्हें गलत लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, पर हैरी ने नहीं पकड़ा। मुझे खुद पता चल जाएगा कि गलत लोग कौन हैं, शुक्रिया, हैरी ने ठंडे स्वर में कहा। ड्रेको मैलफॉय का चेहरा नहीं लाल हुआ, लेकिन उसके गालों पर हल्की गुलाबी झलक जरूर दिखी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, ड्रेको मैलफॉय ने धीमे स्वर में कहा, तो जरा तहजीब से बात करता, नहीं तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे माता पिता जैसा हो जाएगा। उन्हें भी सही गलत की समझ नहीं थी। वीजलीज जैसे घटिया लोगों और उस हैग्रिड के साथ घूमोगे तो असर जरूर पड़ेगा।
हैरी और रॉन दोनों खड़े हो गए। फिर से कह के दिखा, रॉन गरजते हुए बोला। उसका चेहरा उतना ही लाल था जितने उसके बाल। ओह, तो अब लड़ोगे हमसे? मल्फॉय ने तिरस्कार से कहा। अगर तुमने अभी यहां से निकलने की कोशिश नहीं की, हैरी बोला, अपनी आवाज में जितना दम ला सका लाया। हालांकि क्रैब और गॉयल उनसे कहीं ज्यादा तगड़े थे। पर हमें तो जाने का मन नहीं है ना लड़को? मैल्फॉय बोला। हम तो अपना खाना खा चुके और तुम्हारे पास अभी थोड़ा बचा है। गॉयल ने रॉन के पास रखी चॉकलेट फ्रॉग्स की तरफ हाथ बढ़ाया। रॉन ने तुरंत लपक कर रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही गॉयल की एक भयंकर चीख निकली। स्कैबर्स, रॉन का चूहा, गॉयल की उंगली में चिपका हुआ था। उसकी छोटी लेकिन तेज दांतों से गहरे काट चुका था। क्रैब और मैल्फॉय पीछे हट गए, जबकि गॉयल चिल्लाते हुए स्कैबर्स को इधर उधर झुला रहा था। स्कैबर्स अंत में उड़कर खिड़की से जा टकराया और वो तीनों तुरंत भाग खड़े हुए। शायद उन्हें लगा वहां और भी चूहे छिपे हैं, या फिर उन्होंने किसी के कदमों की आवाज सुनी, क्योंकि एक पल बाद हरमायोनी ग्रेंजर वहां आ पहुंची। यहां क्या चल रहा था? उसने कहा। फर्श पर बिखरी मिठाइयों और रॉन को स्कैबर्स की पूंछ पकड़ते देखकर। मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है, रॉन ने कहा। नहीं, यकीन नहीं होता, ये फिर से सो गया है। और सच में स्कैबर्स ऐसे सो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम मैल्फॉय से पहले मिल चुके हो? हरमाइनी ने पूछा। हैरी ने डैगन एली वाली मुलाकात बताई। मैं उसके परिवार को जानता हूं, रॉन ने गुस्से से कहा। यू नो हू के गायब होने के बाद ये सबसे पहले थे जो हम तो जादू से वश में थे कहकर हमारे पक्ष में आ गए। डैड को कभी यकीन नहीं आया। वो कहते हैं मैल्फॉय का बाप तो बिना किसी वजह के ही डार्क साइड में चला गया था। रॉन ने हरमाइनी से कहा, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें जल्दी से अपने जादू के कपड़े पहन लेने चाहिए। हरमाइनी बोली, मैं अभी अभी सामने जाकर टिकट मास्टर से पूछकर आई हूं। हम हॉगवार्ट्स पहुंचने ही वाले हैं। तुमने लड़ाई तो नहीं की ना? पहुंचने से पहले ही मुसीबत में पड़ोगे। स्कैबर्स ने लड़ा, हम नहीं, रॉन ने तीखे स्वर में कहा। अब क्या तुम हमें बदलने दोगी? ठीक है, मैं तो बस इसलिए आई थी क्योंकि बाहर बच्चे दौड़ दौड़ कर बहुत बेवकूफी कर रहे हैं। हरमाइनी ने नाक चढ़ाकर कहा। वैसे तुम्हारी नाक पर मिट्टी लगी है, पता है? रॉन ने गुस्से से उसकी ओर देखा और हरमायोनी चली गई। हैरी ने खिड़की से झांका। बाहर अंधेरा हो चला था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे पहाड़ियां और जंगल नजर आ रहे थे और ट्रेन की गति धीरे हो रही थी। हैरी और रॉन ने अपने कोट उतारे और काले हॉगवर्ट्स रोब्स पहन लिए। रॉन के रोब्स थोड़े छोटे थे, उसके जूते नीचे से साफ दिख रहे थे। एक आवाज गूंजी, हम 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंचने वाले हैं। कृपया अपना सामान ट्रेन में ही छोड़ दें, ये स्कूल तक पहुंचा दिया जाएगा। हैरी के पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगीं। रॉन की झाइयों के नीचे चेहरा सफेद पड़ गया था। दोनों ने अपनी जेब में मिठाइयां भरी और भीड़ के साथ बाहर निकलने लगे। ट्रेन रुक गई। छात्र एक छोटे से अंधेरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे। ठंडी हवा में हैरी कांप गया। तभी छात्रों के सिरों के ऊपर एक लालटेन हिलती हुई आई और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर्स ओवर हियर। सब ठीक है हैरी? हैग्रिड का बड़ा सा बालों वाला चेहरा भीड़ के ऊपर से चमक रहा था। चलो मेरे पीछे आओ, कोई और फर्स्ट ईयर बाकी है? ध्यान से चलो। अब फर्स्ट ईयर्स फॉलो मी। हैरी और बाकी नए छात्र हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढलान वाले रास्ते पर उतरने लगे। दोनों ओर इतना अंधेरा था कि हैरी को लगा
आसपास घने पेड़ होंगे। कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। नेविल, वही लड़का जो हर बार अपना मेंढक खोता था, हल्के से सिसक रहा था। जैसे ही हैग्रिड ने पीछे मुड़कर कहा, बस एक मोड़ और, फिर हॉगवर्ट्स की पहली झलक मिलेगी। सबकी सांसें थम सी गईं और फिर अचानक उस तंग और अंधेरे रास्ते का अंत एक विशाल काले झील के किनारे पर हुआ। सभी छात्रों की ओर से एक जोरदार ओ की आवाज गूंजी। झील के पार एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर सितारों की रोशनी में झिलमिलाती खिड़कियों के साथ एक बेहद भव्य और विशाल महल खड़ा था, जिसकी ऊंची ऊंची मीनारें और बुर्जें आसमान को छू रही थीं। हर नाव में सिर्फ 4। हैग्रिड ने पानी में खड़ी छोटी छोटी नावों की ओर इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के साथ उनकी नाव में नेविल और हरमायोनी भी बैठे। सब बैठ गए? हैग्रिड ने पुकारा, जो अपनी नाव में अकेले थे। ठीक है, चलो आगे। और फिर सभी नावें एक साथ बड़ी शांति से झील के उस कांच जैसे साफ पानी पर तैरने लगीं। हर कोई एकटक उस महल को निहार रहा था, जो हर पल और भी ऊंचा और भव्य लगता जा रहा था। सिर नीचे करो, हैग्रिड ने चिल्लाया जैसे ही पहली नावें चट्टानों के करीब पहुंची। सभी ने झुककर अपने सिर नीचे कर लिए और नावें एक हरे बेलों की परत को चीरती हुई एक बड़ी सी गुफा में दाखिल हो गईं। यह एक अंधेरी सुरंग थी, जो सीधा महल के नीचे की ओर जाती लग रही थी। कुछ ही देर बाद वे एक तरह के भूमिगत घाट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने चट्टानों और कंकड़ों पर उतरकर किनारा पकड़ लिया। अरे सुनो, क्या ये तुम्हारा मेंढक है? हैग्रिड ने पूछा, जैसे ही वो नावें चेक कर रहे थे। ट्रेवर, नेविल खुशी से चिल्लाया और मेंढक को थाम लिया। फिर वो सब एक संकरी पत्थरीली सुरंग से ऊपर चढ़ते हुए हैग्रिड की झिलमिलाती लालटेन के पीछे पीछे चलते हुए आखिरकार एक चिकनी गीली घास पर पहुंचे, एकदम महल की परछाई में। अब वो सब पत्थर की बनी सीढ़ियों पर चढ़कर एक विशाल ओक की बनी भव्य दरवाजे के सामने इकट्ठा हो चुके थे। हॉगवर्ट्स अब बस एक दरवाजे की दूरी पर था। इस सब आ गए? और तुम्हारा मेंढक अभी भी साथ है? हैग्रिड ने जोर से पूछा। फिर उसने अपनी विशाल मुट्ठी उठाई और धड़ 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 3 बार हॉगवर्ट्स के महल के दरवाजे पर दस्तक दी। और इसी रहस्यमयी दस्तक के साथ खत्म होता है हमारा आज का अध्याय, द जर्नी फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4। हॉगवर्ट्स अब बस एक दरवाजे की दूरी पर है। हैरी की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू होने जा रहा है। नए दोस्त, नई दुनिया और जादू से भरी जिंदगी। अगले चैप्टर में जानिए क्या होता है जब पहली बार हॉगवर्ट्स के दरवाजे खुलते हैं। रीड। कौन होगा हैरी का पहला असली दोस्त और सॉर्टिंग हैट किस हाउस में भेजेगा उसे? तो जुड़े रहिए और अगला भाग बिल्कुल मिस मत करिए। ये थी जेके रोलिंग की लिखी कहानी की हिंदी में पेशकश। मैं सिर्फ इसका नरेटर हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो बियॉन्ड द होराइजन स्टोरीज को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करना न भूलें। मिलते हैं अगले जादुई चैप्टर में।